हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आप सभी जान ही रहे हैं कि हम भूगोल विषय के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी नेट जेआरएफ की परीक्षा में वैकल्पिक विषय यदि आप भूगोल लेते हैं तो भूगोल से संबंधित यूनिट वाइज या इकाई के अंतर्गत जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उन टॉपिक्स में से कैसे सवाल यूजीसी फ्रेम करता है या एनटीए के एग्जाम में कौन से सवाल पूछे गए हैं, अभी तक उन पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये कुछ खास प्रश्नों का ही एक समूह होगा और हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। चूंकि सेगमेंट बहुत बड़ा ना हो इसलिए इसमें कुछ ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस यूनिट को यानी हमने अभी तक इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक चर्चा की है और हमारी आज की जो वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जिस यूनिट की, वो है यूनिट नंबर 6 यानी इकाई 6। और इकाई 6 में सिलेबस के आधार पर यदि हम बात करें कि उसे किस नाम से संबोधित किया गया है इसे यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो इकाई 6 का नाम है आर्थिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल। ठीक है, यानी आपको इस यूनिट में आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। हम जानेंगे इसके अंतर्गत कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उन गतिविधियों में क्या क्या चीजें शामिल है। यदि आप कृषि की बात करते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं, आप बात करते हैं सेवा क्षेत्र की, आप बात करते हैं यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की, तो ये किस क्षेत्र में या किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में हम इससे डिटेल से चर्चा करेंगे यूनिट 6 में। अब बात करें पूरे नाम के, तो इसका नाम है आर्थिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल। तो हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्षेत्रीय विकास क्या है और यहां क्षेत्रीय विकास का मतलब क्या है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास को लेकर कई सिद्धांत चर्चा में रहे हैं। स्वीडन से लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया, बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने क्षेत्रीय विकास की अपनी संकल्पनाएं बताई हैं, अपने सिद्धांत बताए हैं और इन सिद्धांतों के तहत उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज को, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके बताया है कि कैसे आर्थिक विकास या वृद्धि यहाँ संभव हो पाती है और किन क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि ज्यादा सटीकता से और सही दिशा की ओर हो पाती है। विकास के कितने चरण हैं, ये हम इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूजीसी नेट के भूगोल विषय, जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में यदि आप लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर के कौन से प्रश्नों को आपको हल करना है और प्रीवियस ईयर्स में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इस यूनिट के हम विगत वर्षों के प्रश्नों को। और इस प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न है, एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इस पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विशेष बल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, चूंकि हमने अभी चर्चा की कि आपको विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के सिद्धांतों के बारे में भी जानना है, तो सिद्धांत के अंतर्गत ध्यान रखें वे क्या सिद्धांत देते हैं, उनके सिद्धांतों के तहत कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं और उस सिद्धांत में वे मुख्यतः किस पर फोकस करते हैं और किस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। यानी यदि वो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है, और इन सभी एक्टिविटीज के बारे में यदि वो चर्चा करते हैं तो इन एक्टिविटीज का केंद्र क्या है, इनके बारे में भी हमें ध्यान से पढ़ना है इनके सिद्धांत में। ठीक है, देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन में है गुन्नार मिर्डल का संचयी कार्योत्पादन, ठीक, जिसे आप इंग्लिश में मान सकते हैं गुन्नार मिर्डल्स क्यूमुलेटिव कॉजेशन। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको अगली बार हिंदी में ना हो, इसे ही रोमन में लिख दिया जाए या इसे ही देवनागरी में लिख दिया जाए, माफ कीजिएगा रोमन में नहीं, इसे ही हो सकता है वे देवनागरी में लिख दें, गुन्नार मिर्डाल क्यूमुलेटिव कॉजेशन। ठीक है, अगला है पेरोक्स का वृद्धि ध्रुव। आप देख सकते हैं वृद्धि ध्रुव यानी ग्रोथ पोल की बात कर रहे हैं वो, तो उनके ग्रोथ पोल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सी में हमारे अगला ऑप्शन है मेडो की वृद्धि की सीमाएं और अगला ऑप्शन है रोस्टोव की आर्थिक समृद्धि अवस्थाएं।
इनके अपने सिद्धांत है और सिद्धांतों में इन्होंने बहुत इन सभी के बारे में चर्चा की है। जैसे आप यदि आप बात करें गुन्नार मिर्डल की, तो इनका संचयी कार्य उत्पादन, इनमें विभिन्न कार्यों के उत्पादन में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा की है। इसके बाद पेरॉक्स की यदि हम बात करें तो इन्होंने वृद्धि ध्रुव की संकल्पना दी कि आखिर ग्रोथ पोल होता है, ग्रोथ पोल कैसे आगे काम करता है, इसके बारे में भी डिटेल से बताया है। मैडो की वृद्धि की सीमा उन्होंने बताया है कि ग्रोथ की एक समय के बाद जाकर रुक जाती है या ग्रोथ की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इनके बारे में उन्होंने चर्चा की है कि क्यों, क्या कारण है इसके। इसके बाद रोस्टोव ने भी अपनी आर्थिक समृद्धि की अवस्थाएं बताई हैं कि कैसे एक परंपरागत समाज से यह ग्रोथ करते करते एक विकसित समाज की ओर पहुंच जाता है, या आप कहें कि यह उत्थान से गुजरता है। ठीक है, यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगर आपको पता हो कि यह किसके सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होगा, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल का संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत। अब यहां पर प्रश्न है कि आखिर ये संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत है क्या। संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत के तहत उन्होंने कुछ चीजों के संचय के तहत आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि की बात कही है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कार्य करने जरूरी हैं, जिसमें संचय रूप से इनका यहाँ पर समावेश जरूरी है। अब किन चीजों का समावेश जरूरी है संचय रूप से, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रोत्साहन, फिर उस प्रोत्साहन का परिणाम, और अंत में है संचय। वे कहते हैं कि किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए जरूरी क्या है कि उसमें निवेश दिया जाए। तो जो आप निवेश देते हैं या आप जो इन्वेस्ट करते हैं वह उस उद्यम के लिए क्या है, प्रोत्साहन है। ठीक, उस निवेश के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है या आपको जो लाभ मिलता है, लाभ प्राप्त होता है, वह उसका क्या है, परिणाम है। और जब आपको लाभ प्राप्त हो गया तो आप उस लाभ को फिर से उसी निवेश में, उसी कार्य में लगा देंगे या उसी उद्योग में फिर से लगा देंगे आप यदि इस लाभ को, तो इसका जो समुचित या कहें अंत में परिणाम प्राप्त होगा उसे ही कहते हैं संचय। कैसे, इन्होंने एक वृत्तीय तरीके से या कहें चक्रीय तरीके से बताया कि जब आप किसी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये प्रभावित होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। इसके बाद यही इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है या व्यक्ति को प्रॉफिट प्राप्त होता है, और इसी प्रॉफिट के हिस्से को वापस से इन्वेस्टमेंट के तहत उपयोग करता है और वापस उस उद्योग में लगा देता है, और इस वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वे संचालित होती रहती हैं, और यही आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक समृद्धि का सूचक है। यही है इनका संचयी कार्योत्पादन का सिद्धांत या संचयी कार्योत्पादन से जुड़ा हुआ मॉडल। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुन्नार मिल्डल का संचयी कार्योत्पादन। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह भी बताया है कि किसी भी आर्थिक विकास में मुख्यतः दो क्षेत्र होते हैं, और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में शामिल होता है सबसे पहले कोर क्षेत्र, और उसके बाद शामिल होगा अगला क्षेत्र जिसे उन्होंने परिधि क्षेत्र कहा है। और परिधि क्षेत्र को इन्होंने अविकसित क्षेत्र के रूप में बताया है, कोर क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में बताया है। जो अविकसित क्षेत्र है यानी परिधि, जिसे वर्तमान में यदि हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो आप जो अविकसित देश है
या अल्प विकसित देश हैं, आप इन्हें इस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। और इनसे जो कच्चा माल विकसित देशों की ओर जाता है, चाहे वो दूध हो, सब्जियां हो, भोजन हो या कच्चा माल हो, श्रम हो, ये सभी कहीं ना कहीं अल्प विकसित देश को परिधि के रूप में सूचित करता है, संबंधित करता है, वो इससे जोड़ता है। अब यदि हम बात करें कि इन्होंने इस मॉडल के तहत कैसे कहा कि एक क्षेत्र गरीब है तो क्योंकि वह गरीब है तो गरीब ही रहेगा, इसका कारण उन्होंने बताया कि यदि आप कोर क्षेत्र की जो एक्टिविटीज है, कोर क्षेत्र मान लीजिए विकसित क्षेत्र है और परिधि क्षेत्र अल्प विकसित क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में से आपने कच्चा माल, श्रम, भोजन, दूध, फल, सब्जियां सब यहां भेज दी और यहां की जो एक्टिविटीज है, आर्थिक गतिविधियां हैं, वे और बेहतरी से संचालित हुई। तो यहां से जो भी चीजें हैं वे उस क्षेत्र में बार बार पहुंच रही हैं। तो जो गरीब क्षेत्र है या अल्प विकसित क्षेत्र है या अविकसित क्षेत्र है, वह अविकसित ही रहता है जब तक कि यहां खुद ही क्या उद्योग शुरू ना हो जाए। ठीक, और जो यहाँ पर आर्थिक एक्टिविटीज के क्षेत्र में या आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र से यह जो विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार इन चीजों की आपूर्ति होती रहेगी, तो यह और भी अधिक अमीर होता जाएगा। और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से ही गरीब क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है और अमीर क्षेत्र अमीर है क्योंकि वह अमीर है। और इन्होंने बात की गरीब और अमीर के इस खाई के बारे में। ठीक है, तो पहला इस प्रश्न का यदि हम सही जवाब ढूंढे तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुन्नार मेंडल का संचयी कार्योत्पादन का सिद्धांत। पैरोक्स का यदि हम वृद्धि ध्रुव देखें तो उन्होंने बात की कि एक वृद्धि ध्रुव है, मान लीजिए यहाँ पर एक उद्योग है और उस उद्योग के अग्र और पश्चिम भाग में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वे संचालित होती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें वृद्धि की सीमाओं के बारे में जो कि मैडो ने बताया है, तो मैडो ने अपने सिद्धांत में कहा है कि वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि हर चीज लिमिटेशन में हमारे पास मौजूद है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के लगातार बढ़ते जाने से संसाधन भी कम होंगे। एक लिमिट में जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वह भी उसकी सीमा है। संसाधनों की अपनी सीमा है, अनवीकरणीय संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं और इस वजह से उन्होंने कहा कि वृद्धि की अपनी लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। ठीक, थर्ड है फोर्थ है रोस्टोव की आर्थिक समृद्धि अवस्थाएं। तो इन्होंने भी रोस्टोव की यदि हम बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेजेस के बारे में चर्चा की है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस क्या है, तो इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह कहां से शुरू होती है, वह शुरू होती है परंपरागत समाज से। और इकोनॉमिक ग्रोथ की उन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में चर्चा की है, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे किसमें, क्लासरूम में, जो अंत में व्यापक संसाधनों के दोहन या संसाधनों के दोहन या उपभोग पर आकर खत्म होती है। ये 5वीं स्टेज ध्यान रखिएगा, जिसमें व्यापक रूप से संसाधनों का दोहन या उपभोग होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का हमने उत्तर जान लिया, हमारे सभी विकल्प भी देख लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के किरुना और गैलीबारे में मैग्नेटाइट अयस्क का उत्खनन किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा। ध्यान रखिए, ये एक ऐसी यूनिट है जिससे तथ्यात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी आपको उस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। यदि आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तथ्यात्मक प्रश्न ही है। प्रश्न है, किस देश के किरुना और गैलीबारे में मैग्नेटाइट अयस्क, ध्यान रखिए मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि हम बात करें इस क्षेत्र की कि ये क्षेत्र स्थित कहां पर है, किरुना और गैलीबारे, तो ये स्थित है स्वीडन में। ध्यान रखें, यूरोप का ही एक देश है स्वीडन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये प्रमुख रूप से कहां पर है, ध्यान रखें, स्वीडन यूरोप में है। ठीक, तो हमने देखा मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में, यह प्रश्न पूछा गया था मार्च 2023 के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तथ्यात्मक है तो इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। अगला है, वर्ष 2021 में विश्व का कौन सा देश अग्रणी इस्पात उत्पादक और निर्यातक था? ध्यान रखिए, इस्पात के प्रोडक्शन में लगातार चीन आगे बढ़ता जा रहा है, जापान को उसने पीछे छोड़ दिया है। यदि हम बात करें इस्पात के प्रोडक्शन के बारे में, तो अभी फिलहाल वर्ष 2021 की बात करें तो
इस्पात के उत्पादक और निर्यातक में सबसे अग्रणी देश में शामिल था चीन, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है चीन। यह प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था। तो ध्यान रखें, करंट अफेयर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आप पिछले 1-2 वर्षों के करंट अफेयर्स भी ध्यान रखें। चूंकि खनिज के बारे में सवाल फ्रेम किया गया है, तो खनिजों के संदर्भ में कौन से देश सबसे, ध्यान रखिए चूंकि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अग्रणी, तो हर खनिज के अग्रणी देशों के बारे में जरूर पढ़ लें। 1, 2 और 3, टॉप 3 भी पूछ सकता है, हो सकता है अवरोही आरोही क्रम में जमाने के लिए आपसे पूछ ले, तो इसलिए ध्यान रखिए अग्रणी यानी टॉप 3 तो आप पढ़ ही लें, याद ही कर लें कि कौन कौन से देश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी मार्च 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, टेक्नोपोलिस, सिलिकॉन फॉरेस्ट और सिलिकॉन वैली क्रमशः किन शहरों में अवस्थित हैं? हमारे पास ऑप्शन है बोस्टन और सैन फ्रांसिस्को, साओ पाउलो और सिएटल, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और ओसाका। ध्यान रखें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, टेक्नोपोलिस, सिलिकॉन फॉरेस्ट, सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली आपने लगातार सुना होगा कि कहां पर स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में। अब आपके लिए सवाल है, टेक्नोपोलिस सिलिकॉन फॉरेस्ट क्या है? दरअसल टेक्नोपोलिस सिलिकॉन फॉरेस्ट ये एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है वॉशिंगटन का, ठीक है, और एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है वॉशिंगटन का जिसका नाम है सिएटल। ठीक, सिएटल कहां पर है? वॉशिंगटन में है। और वॉशिंगटन क्या कहां है? तो यूएसए, यदि आप यूएसए के मैप को देखें तो यहां पर स्थित है वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन में ही एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है सिएटल। सिएटल को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन सभी के लिहाज से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखें कि यहां इसी की वजह से यहां पर जो एयरोस्पेस है यहां का वो काफी विकसित है, ठीक, क्योंकि यहां पर सभी संसाधन लगातार प्राप्त होते रहते हैं। इसके अलावा सिएटल एक और चीज के लिए काफी फेमस है, अपने कॉफी कल्चर के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना होगा भूगोल के लिहाज से। अब बात करते हैं, यदि हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें, चूंकि सिलिकॉन वैली बहुत फेमस प्लेस है, कहां का? सैन फ्रांसिस्को का। सिलिकॉन वैली इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम इसलिए सिलिकॉन वैली रखा गया क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सिलिकॉन से संबंधित जो चिप है, क्योंकि हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही छोटी होती है। जितने भी ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं या हम जितने भी छोटे डायोड की बात करते हैं, ट्रायोड्स की बात करते हैं, ये सभी इस चिप में बहुत ही छोटी सी चिप में लगा दिए जाते हैं, जो कि बहुत विशाल विशाल पहले आकृति के थे, शेप के थे। अब इन्हें सिलिकॉन चिप में, बहुत छोटी सी सिलिकॉन चिप में बना दिया जाता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो साइज है वह भी अब छोटा होता जा रहा है। तो सिलिकॉन चिप के इस्तेमाल की वजह से, इसके प्रोडक्शन की वजह से ये जो सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली क्षेत्र है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड लेवल पर। इस वजह से इसका नाम रखा गया सिलिकॉन वैली। चूंकि यहाँ पर सिलिकॉन से संबंधित या सिलिकॉन धातु के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक क्या है? अर्धचालक है, और अर्धचालक का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाना सबसे ज्यादा कहां देखा गया है? सैन फ्रांसिस्को के सिलिकॉन वैली में, ठीक है। इस वजह से क्षेत्र का नाम सिलिकॉन वैली है, और ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन के मुताबिक यदि हम देखें सही जवाब तो ऑप्शन सी है, सिएटल और सैन फ्रांसिस्को। सिएटल है कहां? वॉशिंगटन में। और सैन फ्रांसिस्को की यदि हम बात करें तो यह पश्चिमी राज्य के रूप में फेमस है यूएसए में, ठीक है। यानी यदि आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के पश्चिमी राज्य में है सैन फ्रांसिस्को, और यहीं पर है छोटा सा क्षेत्र सिलिकॉन वैली, ठीक। तो इस तरह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं, हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है? खेतों की वास्तविकता श्रम उत्पादकता की तुलना तार्किक आर्थिक व्यक्तियों के रूप में कार्यरत किसानों द्वारा निर्णय प्रक्रिया को अनुकूलित करके प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि के साथ की गई थी।
निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह अध्ययन किया है? ध्यान रखें, जब भी किसानों की बात करते हैं, श्रम, वास्तविक श्रम उत्पादकता की बात की जाती है, या जब भी तार्किक आर्थिक व्यक्तियों के लिए बात की जाती है, किसानों के संबंधित कोई बात की जाती है, खासकर किस क्षेत्र में? ध्यान रखिएगा, वास्तविक श्रम उत्पादकता के क्षेत्र में। तब हमेशा आप इस प्रश्न में सही टिक मारिएगा बोलपर्ट के बारे में, क्योंकि बोलपर्ट ही इससे जुड़े कौन है? महान भूगोलवेत्ता है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। ध्यान रखिए, ये भी तथ्यात्मक सवालों के रूप में देखा जा सकता है। यदि आपको सिद्धांत याद है, यदि आपको पता है कि किस वैज्ञानिक, किस भूगोलवेत्ता या किस विद्वान ने किस क्षेत्र में काम किया है, भूगोल के किस सेगमेंट में काम किया है, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इस तरह हम आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं हमारी अगली यूनिट में कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।